हे भगवान, घर के बाहर वाली नाली से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे लगता है फिर नाली में कुछ फंस गया होगा। रमेश लाल, शारदा और पूरा परिवार नाक ढककर अपनी नाली के किनारे बसे घर से बाहर निकलता है। घर के सामने वाली नाली में बच्चों की डायपर जाम होकर ओवरफ्लो हो गई है। फिर हमारे अमीर पड़ोसियों ने अपनी बालकनी और छत से अपने बच्चों का डायपर हमारे घर के सामने वाली नाली में फेंक दिए। मेरे पापा परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। मेघा, जरा वो लेकर आना जो मैंने बनवाया था। मेघा एक लंबी डंडी लेकर आती है। श्रुति उस डंडी से नाली में फंसे डायपर को निकालती और कूड़ेदान में फेंक देती है। अब देखिए, नाली का पानी बहने लगा है, थोड़ी देर में नाली का पानी निकल जाएगा। एक दिन अपने अमीर पड़ोसियों को अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। शारदा, कोई फायदा नहीं इनसे झगड़ कर, घर में चलो। सभी घर में चले जाते हैं। हाँ, सब गरम गरम खाना निकाल देती हूँ। सभी खाना खाने बैठे होते हैं। श्रुति जैसे ही पहला कौर तोड़ती है। माँ, मैंने इसी हाथ से नाली साफ की है और इसी हाथ से मैं खाना खा रही हूँ। मेरा मन मचल रहा है। अरे पगली, हाथ साबुन से धोए हैं ना, बैठकर आराम से खा ले। अरे बेटी, भूखे पेट मत उठ। नहीं माँ, सच में नहीं खाया जाएगा। ऐसे खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी। श्रुति उठकर बाहर निकल जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी सहेली रीना के घर के सामने पहुंचकर आवाज देती है। रीना, ओ रीना, बाहर आ। रीना बाहर आती है। अरे तू, मैं तो अभी खाना खाने बैठी थी, क्या हुआ? मैं भी खाना खाने बैठी थी पर छोड़ कर आ गई। क्यों? हमारे घर के सामने वाली नाली ने तो जीना हराम कर दिया। आज फिर जाम हो गई थी, मैंने खुद डंडी से साफ किया। तो इसमें तेरी क्या गलती? गलती नहीं है, पर मन है कि मानता नहीं। तुम लोग शिकायत क्यों नहीं करते? सरकार को बोलो, रिटर्न में दो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। सरकार तो उन अमीरों के तलवे चाटती है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, भले हम बदबू से मर जाएं। अरे उन्हें अमीरों की सोसाइटी की गंदगी निकासी के लिए तो सरकार ने हमारे घर के सामने वो नाला बनवाया था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा श्रुति के साथ बाजार जा रही होती है। तभी घर के सामने वाली गंदी नाली देखकर, हे राम, कितनी गंदी नाली है, जब देखो इसी में कुछ ना कुछ सड़ता रहता है। तभी पास की ऊंची बिल्डिंग में कोई गंदा थैला सीधे नाली में छपाक से गिराता है और गंदे पानी के छींटे शारदा के कपड़ों पर पड़ जाते हैं। अरे किसने फेंका ये? जरा शर्म नहीं है क्या? ऊपर आराम से एसी में बैठे और नीचे हमें कूड़ा घर बना रखा है। उसी समय कुछ पड़ोसन हाथ में डस्टबिन लेकर आती हैं और शारदा के घर के कोने में कूड़ा उलट देती हैं। अरे आप लोग फिर यहाँ कूड़ा फेंक रहे हो? रोज सुबह मैं साफ करती हूँ, समझ नहीं आता क्या? ओहो, बढ़िया ही समझाने वाली। नाली के पास रहती हो तो नाली जैसी ही बात करो। हम अमीर लोग हैं, जहाँ मन करेगा कूड़ा फेंकेंगे। तुम्हारा ये घर नहीं, कूड़ा घर है। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? गरीब है तो इंसान नहीं है क्या? तुम्हारे घर से तो बदबू आती है, हमारा डस्टबिन इससे साफ रहता है। बदबू हमारी नहीं है, तुम्हारी फेंकी हुई गंदगी की है। ऊपर से सब कुछ फेंक देते हो और हमें गंदा कहते हो। तुम जैसे लोग खुद कूड़ा हो। नाली में कूड़ा फेंका तो क्या गलत किया? जुबान संभाल कर बात कीजिए, हम भी इज्जत रखते हैं। मम्मी, इनसे लड़कर क्या मिलेगा? चलिए। शारदा श्रुति के साथ घर में चली जाती है और अपने कपड़े बदल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय सावित्री और कृष्ण मोहन श्रुति के घर आते हैं। उनकी नजर सामने की गंदी नाली और कोने में पड़े कूड़े पर पड़ती है। अरे भाई, इतनी गंदी नाली के सामने आप लोग कैसे रहते हैं? अरे क्या करें जी, सरकार की देन है, मजबूरी है, रहना ही पड़ता है। सावित्री इधर उधर देखकर, छी, कैसी जगह है। रमेश लाल दोनों को घर में लेकर आता है। घर के अंदर हल्की बदबू अब भी आ रही थी। ये बदबू घर के अंदर भी आ रही है जी, पास वाले नाले से ही आती है। हम तो आदत डाल चुके हैं। अरे भाई, आप लोग हमेशा इसी में रहते हैं? हाँ जी, सालों से। सावित्री धीरे से कृष्ण मोहन के कान में फुसफुसाती है। जी जल्दी चलिए, यहाँ से मेरा सिर चकरा जाएगा। उधर रसोई में श्रुति चाय बनाकर ट्रे में लेकर आती है। लीजिए चाय। सावित्री हल्की नजर डालती और अपने फिर पति कृष्ण मोहन से कान में कहती है, रहने दीजिए, पता नहीं कैसी चाय हो। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अभी बहुत जगह जाना है, फिर कभी पिएंगे। जी, अगले महीने बेटी की शादी, आप लोग जरूर आइएगा। इतना कहकर कृष्ण मोहन और सावित्री घर से बाहर निकल जाते हैं। कृष्ण मोहन अपने रुमाल से और सावित्री पल्लू से नाक ढककर चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शाम का समय होता है। पूरा परिवार अच्छे कपड़े पहनकर तैयार खड़ा है। अरे जल्दी कीजिए, शादी में खाना शुरू हो जाएगा। रुक जा छोटे, चल रहे हैं, दीदी को तैयार हो जाने दे। चलिए, मैं तैयार हो गई।
सभी बाहर निकलते हैं। घर के बाहर वही खुली काली और सड़ी हुई नाली बह रही है। नाली में गंदा पानी, प्लास्टिक और सड़ा कूड़ा तैर रहा है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, श्रुति नाली की ईंट पर पैर रखती है और उसका पैर सीधे नाली में चला जाता है। अरे उसका पूरा पैर गंदे पानी में डूब जाता है। श्रुति का पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। धिक्कार है इस नाली पर, हर बार मेरी ही बेइज्जती कराती है। अरे बेटी रुक जा, नीचे वाली साफ जगह पर पानी है, धो लेते हैं। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी लोग हमें नाली के पास रहने वाला कहते हैं। अब इस हालत में जाऊंगी तो और हंसेंगे। दीदी चलो ना, कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, देर हो जाएगी। आप लोग जाइए, मेरा जाने से वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। श्रुति दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है और चारपाई पर लेट जाती है। एक तो पार्टी में नहीं जा पाई, ऊपर से इस नाली में गिर गई। अब मच्छर काट रहे हैं। भगवान, चारों तरफ से बस नाली ही नाली है। श्रुति हाथ से मच्छर उड़ाती है और आंखें बंद करके सो जाती है। ऐसे एक दिन पूरा परिवार खाने पर बैठा होता है। शारदा जैसे ही कौर उठाती है, 2-3 मच्छर उसकी थाली के ऊपर भिनभिनाते हुए बैठ जाते हैं। देखो ये मच्छर फिर आ गए, सीधे नाली से उठकर हमारे खाने में बैठ रहे हैं। हटो हटो। शारदा की नजर बार बार मच्छरों पर जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। नहीं नहीं, नहीं खाया जा रहा। वह अचानक उठती है और बाहर आकर उल्टी करने लगती है। जैसे वो गहरी सांस लेती है, नाली से तेज सड़ी हुई गंध आती है। हे भगवान। उसका सिर घूमता है और फिर वो वहीं गिर जाती है। मम्मी, मम्मी गिर गई। जल्दी अस्पताल ले चलो। सब मिलकर शारदा को संभालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। और फिर जांच के बाद देखिए, इन्हें कमजोरी और चक्कर की वजह से हालत बिगड़ी है और इन्हें डेंगू भी हो गया है। डेंगू? हाँ, अभी शुरुआत है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि समय पर पता चल गया। अगर एक हफ्ता और निकल जाता तो प्लेटलेट्स गिरने लगते। दवाइयां तुरंत शुरू करनी होंगी। डॉक्टर दवाइयों की लंबी पर्ची देता है। रमेश लाल पैसे गिनकर फीस भरते हैं। घर लौटने के बाद महंगी दवाइयों का खर्च बढ़ने लगता है। अगले दिन रमेश लाल ठेले पर सब्जी बेचने निकलते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी रमेश लाल अचानक चक्कर खाकर रास्ते में गिर जाते हैं। यह खबर सुनकर श्रुति दौड़ती हुई पहुंचती है। पापा। श्रुति रमेश लाल के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। उन्होंने घर ले आती है। अब आप काम पर नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। नहीं बेटी। नहीं पापा, अब घर का खर्च मैं उठाऊंगी। अगले दिन श्रुति ठेला लेकर बाजार में खड़ी होती है। तभी पास में कुछ मजदूर। अरे भाई जल्दी चलो, आज झरनों वाले इलाके में घर की मरम्मत का काम है। झरनों के पास? हाँ बहन, बड़ा घर है वहाँ पे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। घर का खर्च, दवाइयां और थकान सब एक साथ बढ़ते जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर के समय श्रुति अपना ठेला धकेलते हुए जा रही होती है कि सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी श्रुति की नजर एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी हांफती हुई औरत पर पड़ती है। अम्मा क्या हुआ आपको? बेटा, मेरी सांस फूल रही है। श्रुति तुरंत उन्हें संभाल कर अपने ठेले पर बिठाती है और पानी देती है। अम्मा घबराइए मत, अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। श्रुति ठेला धकेल कर पास के डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाती है। डॉक्टर दवा देता है। कुछ देर में शांति की सांस सामान्य हो जाती है। बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अम्मा ऐसा मत कहिए, कोई भी होता तो यही करता। शांति अपने घर फोन करवाती है। थोड़ी देर में हेमंत, रुक्मिणी, महेश, कार्तिक और दिव्या वहां पहुंचते हैं। अरे माँ, अब कैसी तबीयत है? देखिए अब ठीक है, समय पर ले आई इसलिए बचाव हो गया। बेटी, तुम इन्हें लाई थी? जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुमने मदद करके बड़ा उपकार किया है। शांति प्यार से श्रुति का हाथ पकड़ती है। भगवान तुम्हें खुश रखे। पूरा परिवार शांति को लेकर चला जाता है। श्रुति फिर अपना ठेला पकड़कर धीरे धीरे वापस चली देती है। ऐसे ही एक दिन श्रुति अपने ठेले पर खड़ी सब्जियां तोल रही होती है कि तभी सामने से शांति धीरे धीरे चलती हुई आती है। बेटी, सब्जियां हमें दोगी क्या? अम्मा जी क्यों नहीं, आप तो बैठिए, मैं ताजी सब्जियां निकाल देती हूँ। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। अम्मा जी आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ बेटी, पास में ही। तू कहाँ रहती है? मैं तो उधर नाली के पास कोने वाले छोटे से घर में रहती हूँ। शांति कुछ पल चुप हो जाती है, सब्जियां लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर शांति हॉल में बैठती है। माँ, आज देर कैसे हो गई? वो लड़की मिली, दिल बहुत साफ है उसका। हालात अच्छे नहीं है पर संस्कार बहुत बड़े हैं। नाम है श्रुति, नाली के पास रहती है, छोटा सा घर है। घर देखा आपने? हाँ, हालत ठीक नहीं है पर लड़की बहुत अच्छी है। पापा, अगर आप ठीक समझे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे जब सोच ही लिया है तो फिर रिश्ता लेकर चलो। अगले दिन हेमंत, कार्तिक और परिवार के साथ श्रुति के घर पहुंचते हैं। सब अंदर बैठते हैं। हम आपकी बेटी श्रुति के लिए रिश्ता लेकर आए हैं।
हमारी हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, हमें हालत नहीं, आपकी बेटी के संस्कार देखे हैं। हमें आपकी बेटी घर की बहू बनाकर ले जानी है। अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है तो हमें मंजूर है। तो फिर ये रिश्ता पक्का? दोनों परिवारों की रजामंदी हो जाती है। घर में धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, फिर शादी का दिन आता है। श्रुति और कार्तिक साथ फेरे लेते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। शादी के बाद श्रुति गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही होती है। उसके बगल में कार्तिक बैठा है, सामने हेमंत और रुक्मिणी बैठे हैं, पीछे दिव्या बैठी है। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चढ़ने लगती है। हम लोग इस अंधेरे पहाड़ के ऊपर क्यों जा रहे हैं? कितना अंधेरा है यहाँ, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। भाभी, इसी पहाड़ की ऊंचाई पर तो आपका ससुराल है, पर यहाँ तो लैंप पोस्ट भी नहीं है, पूरा रास्ता सुनसान है। पहाड़ों पर कहाँ इतनी लाइट होती है बेटी, गाड़ी की रोशनी है इसलिए दिख रहा है, वरना यहाँ रात में पूरा अंधेरा रहता है। बस थोड़ी ही दूर और है। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है। आसपास अंधेरा है, गृह प्रवेश होता है और श्रुति अंदर कदम रखती है। अरे कितना बड़ा घर है, इतने कमरे, सबके अपने अपने कमरे। सच में मेरे भाग्य बदल गए। भाभी क्या देख रही है? असली मजा तो कल सुबह आएगा। असली मजा क्या मतलब? कल सुबह पता चल जाएगा। चलिए अभी कमरे में। श्रुति दिव्या के साथ अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर अगली सुबह श्रुति उठकर खिड़की का पर्दा हटाती है। अरे ये क्या? सामने झरना है। सामने ऊंची चट्टान से एक बड़ा झरना गिर रहा है। बगल से दूसरा झरना बह रहा है। नीचे साफ नदी बह रही है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, चिड़िया, तितलियां, पानी इतना साफ कि मछलियां दिखाई दे रही हैं। श्रुति जल्दी से बाहर आती है। मम्मी जी, हमारे घर के पास झरना है। हाँ बहू, हमारा घर झरनों के बीच बसा है। अरे ऊपर जो बड़ा झरना दिख रहा है वो बरसात में और तेज हो जाता है। और बगल वाला साल भर चलता है भाभी। पीछे बगीचा है, आगे नदी है। यहाँ सुबह की हवा अलग ही सुकून देती है। चाची देखो, मछलियाँ ऊपर की तरफ तैर रही हैं। सच में, ऊपर जाती हैं, फिर नीचे गिर जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं। भगवान की कृपा है इस घर पर। जब मैं अपने घर के बाहर देखती थी तो नाली और बदबू आती थी, और यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। अब यही तुम्हारा घर है। बहू चल, आज तो तेरी पहली रसोई है। श्रुति घर के अंदर आती है। बहू आज पहली रसोई है, मीठा जरूर बनाना, खीर बना लो। मेरे लिए दाल थोड़ा पतली रखना और आलू की सब्जी बना देना। भाभी, अगर पनीर बना देती तो मजा आ जाता। ज्यादा मत रखना, जो आसान लगे वही बनाना। भाभी, मुझे पूड़ी चाहिए और साथ में रायता। चाची मेरे लिए मीठी सेवई भी। ठीक है, सबकी पसंद बनाऊंगी। श्रुति रसोई में जाती है। रिधिमा भी पीछे पीछे जाती है। आओ मैं बता देती हूँ क्या कहाँ रखा है। मसाले इस दराज में है, आटा यहाँ है, पनीर फ्रिज में है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। श्रुति बंद खिड़की की तरफ देखती है। ये खिड़की बंद क्यों है? हवा तेज चलती है यहाँ, इसीलिए बंद रखते हैं। श्रुति खिड़की खोल देती है। अरे कितनी ठंडी हवा है। जैसी खिड़की खुलती है, बाहर से ठंडी ताजा हवा अंदर आती है। सामने झरना बह रहा है। पानी गिरने की हल्की मीठी आवाज रसोई तक आ रही है। ये आवाज कितनी प्यारी है। झरने की आवाज है, हम तो रोज सुनते हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाना बजा रहा हो। श्रुति झरने को देखते हुए खाना बनाती है। थोड़ी देर में सब व्यंजन तैयार हो जाते हैं। श्रुति सबको खाना परोसती है। वाह बहू, दाल बहुत अच्छी बनी है। खीर तो कमाल की है। पनीर बिल्कुल होटल जैसा है। पूड़ी भी एकदम फूली हुई है। चाची बहुत टेस्टी है। तुमने सारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? पता नहीं, जब मैं बना रही थी ना बाहर, झरने का नजारा इतना सुंदर था। शायद उसी की वजह से खाना इतना टेस्टी बन गया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम श्रुति सबको चाय देती है और अपनी चाय लेकर बालकनी में आ जाती है। सामने झरना बह रहा होता है। कितना सुंदर लग रहा है ये झरना। पानी कैसे चमक रहा है। कुछ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई आती हैं और बालकनी के रेलिंग पर बैठ जाती हैं। एक तितली उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। अरे कितनी प्यारी तितलियां हैं। मम्मी चलो खाना खा लेते हैं। हाँ बेटी चल खाना खा लेते हैं। सब खाने बैठते हैं। खिड़की खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है। जैसे ही खिड़की खुलती है, बाहर से प्लास्टिक और कचरा उड़कर अंदर आ जाता है। बंद कर बेटा, खिड़की बंद कर। हम लोग नाली के किनारे रहते हैं, भूल गई क्या? देख कितना कचरा अंदर आ रहा है। छोटी बहन तुरंत खिड़की बंद कर देती है। एक समय था जब मैं नाली के किनारे रहती थी और आज मैं इन झरनों के बीच रह रही हूँ। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। कल उनसे मिलकर आती हूँ। एक दिन श्रुति घर के बाहर सूखे पत्ते इकट्ठा कर रही होती है। झरने की तरफ उसकी नजर पड़ती है। अरे आज तो कितनी सारी मछलियां दिख रही हैं। ये देखो, लाल वाली कितनी चमक रही है, और वो पीली, ये हरी भी, नीली भी, कितने रंग हैं इनमें।
कोई पतली है, कोई गोल मटोल, कोई लंबी सी, सब अलग अलग शेप की है। कितनी प्यारी लग रही है कूदते हुए। श्रुति झाड़ू को छोड़कर झरने के किनारे चली जाती है और पानी में झांककर मछलियों को देखने लगती है। भाभी क्या देख रही हैं आप यहाँ? अकेले अकेले मजे ले रही हैं क्या? देखिए ना कितनी रंग बिरंगी मछलियां इस झरने में। ये कूद रही हैं, खेल रही हैं, और ये जो बीच में छोटे छोटे पौधे हो गए हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं पानी के बीच। काश मैं भी मछली होती, दिन भर इस झरने में तैरती रहती, कितना मजा आता। भाभी आप अभी भी नहा सकती हैं इसमें। सच में हम लोग इसमें नहा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम तो अक्सर नहा लेते हैं। तो चलिए आज मैं भी नहाऊंगी। तीनों हंसते हुए झरने के पानी में उतर जाती हैं। अरे कितना ठंडा है, आदत हो जाएगी भाभी। देखो मछलियां पैरों के पास घूम रही हैं। सच में गुदगुदी हो रही है, कितना साफ पानी है, कितना मजा आ रहा है। रिद्धिमा, श्रुति और दिव्या एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाकर नहाने लगती हैं। अब जल्दी चलो वरना मम्मी आ जाएंगी तो डांटेंगी। तभी रुक्मिणी वहां पर आ जाती है। अरे तुम लोग नई बहू को भी बिगाड़ दोगे, झरने में नहाने बैठ गई सब, बाहर निकलो जल्दी। माँ जी, नाली के पानी से तो अच्छा ही है ना। मैं तो पहले नाली के पास रहती थी, कई बार गिर भी जाती थी। ये झरने का पानी कितना साफ, कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत मजा आ गया। पानी साफ है पर बहुत ठंडा भी है, सर्दी लग जाएगी। बस आज ही नहाई है माँ जी। कभी कभी नहा लिया करो, रोज मत बैठ जाया करो इसमें। जी माँ जी। तीनों पानी से बाहर आती हैं। श्रुति मुस्कुराती हुई कमरे में जाती है, कपड़े बदलती है। ऐसी एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा है। चारों तरफ झरनों का नजारा दिख रहा है। देखो मैं डांस कर रहा हूँ। अरे धीरे, गिर मत जाना। रुक, तेरी फोटो लेता हूँ। भाभी भैया आप लोग भी साथ में खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींचती हूँ। हाँ, नई बहू की भी फोटो हो जाए। श्रुति एक तरफ कपड़े फैला रही होती है। माँ जी, मुझे अपने महापापा की बहुत याद आ रही है। मैं एक बार उनसे मिलकर आऊं क्या मायके? अरे मिलने जाना ही है तो ऐसा करो ना, यहीं बुला ले। सच माँ जी? हाँ, शादी के बाद एक बार भी उन्होंने तेरा ससुराल नहीं देखा। उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी कहाँ रहती है। अरे कल रविवार है, दोपहर के खाने पर बुला लो। जी माँ जी, अभी फोन करती हूँ। श्रुति फोन पर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। अगले दिन रविवार को सुबह वो किचन में तरह तरह के पकवान बनाती है। पूड़ी, पनीर, दाल, जीरा राइस, खीर, रायता, सलाद। थोड़ी देर बाद उसके मायके वाले पहुंचते हैं। अरे ये घर झरनों के बीच में बना है। कितना सुंदर नजारा है, चारों तरफ हरियाली। दीदी सच में तू यहाँ रहती है? वाह जीजा जी, क्या जगह है। आइए मम्मी पापा, अंदर चलिए। सब अंदर आते हैं। बड़ा हॉल, साफ सुथरा घर, खिड़की से दिखता झरना। मेरी बेटी ऐसे घर में रहती है। सच में भाग्य खुल गए तेरे। अरे आइए आइए बैठिए, अपना ही घर समझिए। बहू सुबह से तैयारी कर रही है आपके लिए। सब लोग खाने की मेज पर बैठते हैं। आज भाभी ने बहुत कुछ बनाया है। मम्मी पापा थोड़ा थोड़ा सब चखिएगा। अरे वाह, पनीर तो बहुत बढ़िया है। खीर भी बहुत स्वाद है। आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और घर भी अच्छे से संभाल लेती है। दीदी अब तो हमें भी यहीं रख लो। खाना खत्म होता है। मायके वाले उठने लगते हैं। आपने हमारी बेटी की जिंदगी बदल दी, हम आपका बहुत आभार मानते हैं। हम तो नाली किनारे रहते थे, फिर भी अगर कभी मन हो तो हमारे घर जरूर आइएगा। अरे जरूर आएंगे, रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं। अब आपकी बेटी हमारी भी बेटी है। मम्मी पापा फिर जल्दी आइएगा। मायके वाले खुश होकर लौट जाते हैं। छत के ऊपर से झरने की आवाज आती रहती है। एक दिन श्रुति झरने के किनारे आती है। कार्तिक पानी के पास बैठा फिशिंग कर रहा है। एक बाल्टी में झरने का पानी भरा है, उसमें कई रंग बिरंगी मछलियां जिंदा तैर रही हैं। पास से प्रियांशु खड़ा देख रहा है। चाची देखो कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी है हमने। अरे संभल के हाथ मत डाल देना अचानक। अरे कितनी प्यारी है ये, लाल पीली हरी, ये नीली वाली तो कितनी चमक रही है। श्रुति पानी में हाथ डुबो कर एक मछली को हल्के से छूती है। कितनी सुंदर है, यहाँ तो हर रंग की मछली है। अचानक उसका चेहरा थोड़ा शांत हो जाता है। और एक मेरी फैमिली है, आज भी नाली के किनारे रहती है। तभी रुक्मिणी वहां आ जाती है। क्या सोच रही हो बहू? माँ जी, मेरा ससुराल तो झरनों के बीच बसा है, पर मेरा मायका आज भी नाली के किनारे बसा है। बहुत मुश्किल से रहते हैं वो लोग। तो नाली के पास रहने वालों की बात कर रही हो? हम क्या करेंगे उनके बारे में जानकर? माँ जी ऐसा मत कहिए, वो मेरा मायका है, मेरे माता पिता वहीं रहते। तो क्यों रहते हैं वहाँ? जगह बदल क्यों नहीं लेते? ऐसी गंदी जगह पर रहने की क्या जरूरत है? वो लोग जानबूझकर नहीं रहते माँ जी। पहले हमारा घर ठीक जगह पर था, फिर सरकार का प्लान आया,
बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी और हमारे घर के पास से नाली निकाल दी गई। उस बड़ी सोसाइटी का सारा कचरा उसी नाली से जाता है। सारी बदबू मेरे माता पिता झेलते। हमने शिकायत भी की, पर अमीर लोगों की सोसाइटी है, नाली ढकी भी नहीं जाती है। हम लोग भी वहीं रहकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रुक्मिणी मुड़कर चल देती है। श्रुति झरने की तरफ देखती रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते रहे। एक शाम कार्तिक और उसके बड़े भाई महेश पहाड़ के नीचे खड़े थे। ऊपर ऊंचाई पर झरने के पास उनका घर दिखाई दे रहा था। आज तो पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अरे भाई हाँ, आज गाड़ी लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। चलो भाई चढ़ाई शुरू करो। दोनों भाई धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ता खड़ी ढलान वाला है। झरने की आवाज गूंज रही है। कुछ कदम चलते ही दोनों हांफने लगते हैं। अरे ये पहाड़ दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है क्या? सच में ऊपर घर बनाना आसान था, रोज चढ़ना मुश्किल है। काफी थकान के बाद दोनों किसी तरह घर पर पहुंचते हैं और सीधे सोफे पर धम से बैठ जाते हैं। पानी, जरा पानी देना। श्रुति तुरंत रसोई से ठंडा पानी लेकर आती है। ये लीजिए। आप लोग इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे भाई इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर आए हैं, हाफेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आज गाड़ी क्यों नहीं लेकर आए? गाड़ी आज पार्किंग में लगा दी। रोज रोज इतनी ऊंचाई पर गाड़ी चढ़ाना आसान नहीं है। अरे पहले तो ले आते थे, पर उतरते समय कई बार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। कहीं किसी को चोट लग जाए, इसलिए आज से नीचे ही पार्क करेंगे। थोड़ी देर बाद सब खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कमरे में कार्तिक बिस्तर पर बैठा अपने पैरों को सहला रहा है। क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं, रहना तो जरूरत नहीं है। नहीं, आप इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर आए हैं, झरने के पास हमारे घर तक पहुंचे हैं, दर्द तो होगा ही। वो तेल की छोटी शीशी लाती है और कार्तिक के पैरों में हल्के से हाथों से मालिश करने लगती है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो? आप मेरे पति हैं, ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? सच कहूं, अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी की। तुम ही मेरी असली जीवन साथी हो। श्रुति कार्तिक के पांव में तेल लगाकर मालिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कार्तिक और महेश रात में ऑफिस का कुछ काम कर रहे होते हैं। कार्तिक, ये खिड़की बंद कर दो, झरना बहुत आवाज कर रहा है, मैं फोकस नहीं करने पा रहा हूं। ठीक है भैया। कार्तिक कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद, कार्तिक जल्दी खिड़कियां खोल यार, सफोकेशन हो रही है। मुझे भी सफोकेशन हो रही है। ये झरना भी रात में इतनी आवाज करता है कि कहीं ध्यान ही नहीं दे सकते हैं, और अगर खिड़कियां बंद कर दें तो सफोकेशन से सांस फूलने लगती है। अरे पहाड़ों में रहने के मजे हैं तो नुकसान भी है यार। ऐसे कुछ दिन बाद रिधिमा अपने बेटे प्रियांशु को पढ़ा रही होती है। मम्मी मम्मी प्लीज, मैं आपको बताना भूल गया, कल मेरा प्रोजेक्ट जमा करने, अगर पूरा नहीं किया तो मैम मुझे बहुत मारेंगी। क्या अभी बता रहे हो? अभी याद आया मम्मी। रिधिमा तुरंत महेश के पास जाती है। सुनिए, उठिए, अभी सोने का समय नहीं है। प्रियांशु का प्रोजेक्ट है, उसे सामान चाहिए। अभी कहाँ से सामान मिलेगा? गाड़ी भी नीचे पार्किंग में लगी है। जाते जाते 11 बज जाएंगे, बाजार बंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता, जैसे भी करके लेकर आइए, बच्चे का काम है। महेश प्रियांशु को लेकर पहाड़ से नीचे उतरता है। चारों तरफ अंधेरा है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर दोनों जा रहे होते हैं। पापा बहुत अंधेरा, मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, मेरे पास रहो। काफी ढूंढने के बाद एक दुकान खुलवाकर महेश सामान ले लेता है। वापस पहाड़ चढ़ते समय प्रियांशु फिसल कर गिर जाता है। उसका सामने का एक दांत टूट जाता है। पापा मुझे चोट लग गई, मेरी दांत टूट गई। हाँ, अरे कुछ नहीं हुआ, बच्चों के दांत टूटते हैं तो नए दांत आ जाते हैं, रो मत बेटा। दोनों घर पहुंचते हैं। प्रियांशु के मुंह से थोड़ा खून निकल रहा होता है। ये खून क्यों निकल रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे क्या हुआ इसे? कैसे गिर गया ये? पहाड़ पर बहुत अंधेरा था, ये फिसल गया। मैं भी गिरने वाला था पर संभल गया। अरे इतने ऊंचे पहाड़ पर रहते हो तो एक लाइट क्यों नहीं लगवा देते? हमारे घर में जो सोलर सिस्टम लगा है उससे तो पूरा घर चलता है, क्या उससे पहाड़ पर रोशनी नहीं कर सकते? पहाड़ बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे तक रोशनी करना हमारी बस की बात नहीं है। अगर ज्यादा पावरफुल सोलर पैनल लगाएंगे तो उसका असर घर पर पड़ेगा और आसपास के पेड़ पौधों पर भी, चिड़ियों पर भी असर पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन झरनों के बीच बसा ससुराल घर के बगीचे में कुर्सी लगाए बैठा होता है और आसपास के झरनों को देखकर, छोटी भाभी देखो ना, झरने का पानी तेज होकर और भी सुंदर लग रहा है। सुंदर तो लग रहा है, पर इतने सालों में झरने में कभी भी इतनी तेजी से तो पानी नहीं आया। वो दूसरी तरफ नाली के किनारे बसे मायके में। ये नाली का पानी तो घर तक पहुंचने वाला है, बदबू से दम घुट रहा है। मम्मी का तो उल्टी कर कर के बुरा हाल हो गया है।
नाली का पानी रमेश लाल के घर की चौखट तक आ जाता है। ऐसी वो रात बिताते हैं और फिर अगली सुबह झरनों के बीच बसा ससुराल पहले माले पर खड़ा होता है और नीचे हॉल में घुटने तक पानी भरा होता है। अरे ये नीचे पानी कैसे भर गया? कोई नीचे मत उतरना, पानी बहुत है। मम्मी हम डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर पानी और बढ़ा तो घर बह जाएगा। अरे बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। झरना उफान पर होगा, शायद सरकार ने डैम का पानी छोड़ दिया है। मैं किसी को फोन लगाता हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तभी घर में पानी और बढ़ने लगता है। सब लोग छत पर चले जाते हैं। पहाड़ के सभी झरना बहुत तेजी से बह रहे होते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? हमें यहाँ कौन बचाएगा? मुझे डर लग रहा है। भगवान मेरी फैमिली को बचा लीजिए। पूरा परिवार का डर से बुरा हाल होता है। तभी दूर से कुछ लोग नाव और रस्सियों के साथ आते हैं। अरे ये आजकल के जवान बच्चे इतनी खतरनाक माहौल में नौका चला रहे हैं। माँ जी, मैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हूँ, घबराइए मत, हम आपको बचाने आए हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ आई तीनों रेस कोर्स रस्सी से छत पर चढ़ते हैं। सब लोग लाइफ जैकेट पहन लीजिए, एक एक करके नीचे जाइए। बच्चे को पहले दीजिए। सबको लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। तुरंत डैम का पानी बंद करवाइए। अगर हमें सही समय पर खबर नहीं मिलती तो यहाँ पूरा परिवार डूब जाता। पर तुम्हें खबर किसने दी कि हम यहाँ पर फंसे हैं? आपकी छोटी बहू के मायके वालों ने। तभी रमेश लाल और शारदा आते हैं। आप लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ फंसे होंगे? कल रात हमारा घर भी नाले के पानी से भर गया था, तभी आधी रात हमें ख्याल आया। हे भगवान, अगर डैम का पानी छोड़ दिया गया तो हमारी बेटी का ससुराल तो झरनों के बीच बसा है, वहां क्या हाल होगा? अगर झरने का पानी तेज हो गया तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। हमें दीदी के झरनों के बीच बचे ससुराल को देखने जाना चाहिए। हाँ, पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। सुबह के 4 बजे हम यहाँ आए और ये मंजर देखकर बहुत डर गए। फिर हमने फॉरेस्ट ऑफिसर को उनकी कंप्लेंट की। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जाइए, बाद में बात कीजिएगा। रमेश लाल और शारदा वहां से चले जाते हैं। पानी का बहाव कम होता है। श्रुति और रिद्धिमा घर में जमा पानी निकालते हैं। फिर पूरे घर की सफाई के बाद अगर श्रुति के मायके वाले नहीं आते तो हम सब खत्म हो जाते। जिनको हम नाली के किनारे रहने वाला कहते थे, उन्होंने हमारी जान बचाई। अब उनकी हालत ऐसे नहीं रहने देंगी। हेमंत मंत्री को फोन करता है। मंत्री जी, मैं एक पता भेज रहा हूँ, वहां के नाले को तुरंत ढकवाइए और गहरा करवाइए, वरना हमारा वोट और फंडिंग दोनों बंद। अगले दिन ही रमेश लाल के घर के पास वाला नाला की सफाई होती है। नाले को गहरा किया जाता है और ढक दिया जाता है। ऊपर पका आंगन बनाता है और सार्क ऑफिसर बोर्ड लगते हैं। कूड़ा फेंकने पर 2 साल की जेल और 10,000 जुर्माना। उसके बाद हेमंत श्रुति के मायके का घर मरम्मत करवा 2 मंजिला बनवा देता है। माँ, अब मेरा मायका नाली के किनारे नहीं रहा। हाँ बेटी, ये सब तेरे ससुराल की वजह से हुआ है। फिर श्रुति अपने माता पिता के साथ अपने नए बने मायके की बालकनी से मुस्कुराकर आसमान देखती है।